हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले एक और नए टॉपिक के बारे में। और आई थिंक ये मेरा थर्ड वीडियो है इस चैप्टर को लेके। और इसके बाद एक और छोटा सा शॉर्ट में एक वीडियो आएगा, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीटली मैं फिनिश कर चुका हूँगा। तो अभी इसके हमने ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अभी रीऑर्डर पॉइंट वाला न्यूमेरिकल रह गया, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पर उससे पहले थ्योरी बेस में मैंने आपको बताया था, इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट होती है उसकी दो टेक्निक होती है, जिसमें से एक मैंने आपको पहले ही बताई थी। वो था, जहाँ तक मुझे याद है, परेटो प्रिंसिपल जो था, परेटो प्रिंसिपल। अब आपका काम ये है, परेटो प्रिंसिपल मुझे आपको लिख के बताना है कमेंट्स में। और अगर परेटो प्रिंसिपल अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना कि आप इसको लास्ट वाली जो वीडियो है उसको रेफर कर लें। उससे होगा ये कि जो आपका रिवीजन है वो हो जाएगा, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परेटो प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो दो तरीके से आते हैं। एक होता है परेटो प्रिंसिपल, या तो ये पूछ लेगा डायरेक्टली आपसे 3 नंबर में, या पूछ लेगा वो एबीसी एनालिसिस। इसका मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, बेटर कंट्रोल, ये होता है एबीसी एनालिसिस का मतलब। अब एबीसी एनालिसिस जो है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है, तो आप इसको बोल सकते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, हमसे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। एक सेकंड। अरे, बाहर में जान दो। ठीक है ना। आपको आई होप दिख रहा होगा ये। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल क्या है? इट इज़ अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। इट इज़ अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक वेयर वी डिवाइड और डिफरेंशिएट। या तो हम डिवाइड कर देंगे अपनी चीज़ों को, या फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, एक ही बात है। डिफरेंशिएट स्टॉक कीपिंग यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में SKU। होता क्या है कि हम एबीसी एनालिसिस में क्या करते हैं, अपनी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं अलग अलग फेजेस में। ठीक है। अब ऐसा हम करते क्यों है? ताकि हम लोग जो है एक तरीके से बेटर कंट्रोल कर सकें इनको। बेटर कंट्रोल मतलब, जैसे कि मैं क्या करूंगा, अपना जो सपोज करो जो भी मेरी इन्वेंट्री है उसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। एबीसी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि ए और बी और सी। जब वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो हर जो पैनल है अपना अपने आप में, जैसे कि A B और C ये है। ठीक है ना। और हर बार ABC ही रहेगा। तो इसमें होता क्या है बेटा, ABC एनालिसिस के हिसाब से जो A वाला जो कंपार्टमेंट है हमारा, A वाली जो चीज़ है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यूएबल आइटम जो है उसको रखते हैं। हाईएस्ट वैल्यूएबल आइटम। और हाईएस्ट वैल्यूएबल जो आइटम होता है उसका नंबर भी क्या होता है, लो होता है, याद रखना। यानी कि वैल्यू में क्या होगा, हाई होगा, और नंबर में क्या होगा, लो होगा। ठीक है ना। जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखते हैं। ठीक है ना। यहाँ समझते हैं। ये जो परेटो प्रिंसिपल की तरह ही है। ठीक है ना। अब उसमें होता क्या है, हम अपने जो आइटम्स है उसको A B और C आइटम्स में डिवाइड कर देते हैं। ABC आइटम्स में जब हम इनको डिवाइड करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ABC आइटम्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो होता क्या है, इस वाले पैनल से आप इसको नोट भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो। तो इससे समझते हैं। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो स्टार्टिंग का ए जो आइटम होता है, ए क्लास जो होती है, वो 10 से 20% होती है पूरी स्टॉक की। यानी कि अगर मेरा स्टॉक अपने आप में 100% है, तो 100% स्टॉक में क्या है, अलग अलग तरह के आइटम्स है। एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझते हैं, जैसे कि एक गाड़ी बनाता हूँ मैं, गाड़ी का असेंबलिंग का काम है मेरा। ठीक है। तो गाड़ी में क्या है, इंजन लगता है एक तो। इन्वेंट्री में क्या पड़ा होगा मेरे पास, इंजन पड़ा होगा गाड़ी का। टायर्स पड़े होंगे मेरे पास। जो ग्लास होता है वो पड़ा होगा गाड़ी का। ठीक है। और स्क्रू और नट बोल्ट पड़े होंगे मेरे पास। स्क्रू नट बोल्ट। ठीक है। और लेदर पड़ा होगा सीट बनाने के लिए। ठीक है। ये सब सामान पड़ा होगा मेरे पास। ठीक है। तो ए वाले स्टॉक में क्या है, मैं वो वाला आइटम उठाऊंगा जो पूरी इन्वेंट्री का 10 से 20% होगा, पर उसका कंजप्शन क्या है, 70 से 80% होगा।
कंजप्शन वैल्यू वर्ड और ऐड कर लेना। कंजप्शन वैल्यू क्या है, 70 से 80% होगी। यानी कि ये क्या होता है, बहुत स्पेशल आइटम्स होते हैं। अगर ये आइटम नहीं हुआ तो भाई काम ही नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है ना। और प्लस इसको हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ती है। यानी कि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। ए वाले जो आइटम होते हैं वो दे आर आउटस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट। तो आप लोग लिख सकते हो ए आइटम में क्या होता है, 10 से 20% वो आइटम होता है ए क्लास में, प्लस 70 से 80% का क्या होता है, कंजप्शन वैल्यू होता है उसके अंदर, प्लस वो क्या है, आउटस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस पूरे में ए वाले में कौन सा जाएगा, तो आप इजीली बता दोगे कि इंजन जो है वो ए वाली क्लास में जाएगा। क्यों, क्योंकि इंजन जो है, ऐसा तो नहीं इंजन बहुत सारे, जैसे हम गाड़ी सपोज करो 100 गाड़ी बनाते हैं, 100 गाड़ी बनाते तो हार्डली 110 120 इंजन होंगे हमारे पास। ऐसा तो नहीं 500 इंजन पड़े होंगे हमारे पास, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इंजन ऑब्वियसली मेरा हाई वैल्यू आइटम है, तो इसको क्या करूंगा मैं, ए कैटेगरी में डाल दूंगा। तो ए कैटेगरी में आइटम कौन से होते हैं, 10 से 20% जो आइटम होता है, पूरी इन्वेंट्री क्या है, 100% है। इसको अगर मैं पूरी इन्वेंट्री को लगा दूं तो क्या अपने आप में 100% है। बस पूरी इन्वेंट्री में क्या है, 10% क्या है, केवल इंजन पड़े हैं। अब इंजन मेरे क्या है, हाईएस्ट वैल्यू के हैं, प्लस आउटस्टैंडिंगली इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलो आगे देखते हैं अब इसको। ठीक है, फिर आते हैं बी सेक्शन पे। बी सेक्शन क्या होता है, 15 से 25%, या फिर आप बोल सकते हो 15 से 30% जो है, ये लोग क्या बताओ जी क्या है, एक तरीके से कवर करते हैं गैप उसको, एरिया को। ठीक है ना, या फिर 25 से 30% ये इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं, जिनकी क्या है 10 से 20% कंजप्शन वैल्यू होती है। यानी कि वैल्यू क्या है, 10 से 20% होती है। अगर मेरी पूरी इन्वेंट्री 5 करोड़ की है तो उसमें से हार्डली मेरे 1 करोड़ के वैल्यू होगी इसकी। और अगर मैं इसमें बात करूं 5 करोड़ की इन्वेंट्री है, तो 2.5 करोड़ की क्या है वैल्यू थी इसकी, टायर बस हमारा इसकी क्या बोलते हैं, इंजन की। ऐसे करके मान के चलो, ठीक है ना। तो बी वाले में क्या करूंगा मैं, एक तरीके से वो आइटम लूंगा जो क्या है 15 से 25% क्या है, जो जगह घेरेंगे मेरे। ठीक है ना, आप इसको बोल सकते हो ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई सबसे बेस्ट है, ऑक्यूपाई स्पेस। और जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, 10 से 20% कंजप्शन वैल्यू रहेगी। अब एक बार बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो 15 से 20 25% तक जगह घेरेगी। टायर्स है, ठीक है, ग्लासेस हैं, ठीक है, और लेदर है। क्लियर है, ये वाली चीज आप मान सकते हो जिनमें क्या है, ये क्या जगह भी घेरेंगी और उनका क्या है, वैल्यू भी ठीक ठाक है। पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वैल्यू के आइटम्स है, नहीं, ठीक है ना, मॉडरेट आइटम है। तो इनको क्या बोलूंगा मैं, एवरेज इंपॉर्टेंट है ये क्या है, अपने आप में एवरेज इंपॉर्टेंट है। इनका इनका होना जरूरी है, पर जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही मतलब 100% होना ही चाहिए इनकी बिना गाड़ी नहीं बनेगी। बना सकता हूँ, बना के तैयार कर दूं, बाद में यूज कर सकते हैं एक तरीके से, ऐसे मान लो। ठीक है ना। और लास्ट में होता है सी वाला पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट एज अ बेसिस ऑफ कंट्रोल स्कीम। यानी कि जो कि बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। ये क्या होते हैं, 60 से 75% जगह घेरते हैं हमारी। ठीक है, और इनकी वैल्यू क्या होती है, कंजप्शन वैल्यू क्या होती है इनकी, हार्डली होती है, प्लस 5 से 10%। जैसे कि आप मान के चलो स्क्रू और नट बोल्ट, स्क्रू पड़े रहते हैं खूब सारे आपने ला के रख दिए नट बोल्ट जो है, तो उनकी वैल्यू क्या है, सपोज करो आपने क्या 50,000 स्क्रू मंगा लिए, 50,000 स्क्रू मंगा लिए, और आपका वैल्यू क्या हुई, 15 लाख रुपए। यानी कि 50,000 स्क्रू काफी सारे कट्टे में भर भर के लाके रख दिए होंगे आपने, और वैल्यू क्या है, 15 लाख रुपए। तो क्या ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चार खो भी जाए, कुछ हो जाए, कोई दिक्कत है इसको, नहीं है ना, ये वाली चीज है। तो इस तरीके से आपका एबीसी एनालिसिस वर्क करता है। और हर बिजनेस में अलग अलग तरीके से आप लोग अपनी इन्वेंट्री को क्या करते हो, डिवाइड करते हो। इट इज डिपेंड अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो आई होप आपने इतना समझ लिया होगा, और मैंने जो आप लोगों के तरीके से लिखाने की ट्राई करा है, वो आप इस तरीके से लिख भी सकते हो। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो ये इस तरीके से आप इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि ए वाला जो है आइटम है, ए वाला जो आइटम है वो क्या है, स्ट्रिक्ट कंजप्शन कंट्रोल रहेगा इसके अंदर। यानी कि हम कितना कंजप्शन कर रहे हैं, गाड़ी का जो इंजन हम कितने गाड़ी में किस हिसाब से लगा रहे हैं, हम सब बताना पड़ेगा। इसमें क्या मॉडरेट रहेगा, बीच का कंट्रोल रहेगा। इसमें क्या लूज कंट्रोल, इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रखेंगे। इसमें क्या है, वेरी लो सेफ्टी स्टॉक, वेरी लो सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है बेटा हमारा, एक सेकेंड, हाँ, सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है हम कितना एक्स्ट्रा स्टॉक ला के रखते हैं, एक्स्ट्रा स्टॉक।
अब एक्स्ट्रा स्टॉक ये बताओ, क्या आप इंजन एक्स्ट्रा लाके पटक के रखोगे अपने? अगर आपको पता है कि मैं क्या 100 गाड़ी बनाता हूँ, तो हार्डली कितनी इंजन ला के रखोगे? 110। ऐसा तो नहीं 100 गाड़ी में 200 इंजन लगा के रखोगे। अरे बहुत वैल्यू हाई है, और आप चाहोगे भी नहीं कि ये नुकसान हो आपको किसी तरीके से, ठीक है ना? आप कम से कम नुकसान करना चाहोगे। इसलिए इसमें क्या है, सेफ्टी स्टॉक बहुत कम रहता है, बहुत कम एकदम, ठीक है ना? और इसमें क्या है, कम रहता है, और इसमें क्या है, हाई सेफ्टी स्टॉक रहता है, बहुत सारा आइटम पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि कम पैसे का आता है ये। चलो, अगला है डिलीवरी, फेज डिलीवरी। हमें इसकी डिलीवरी क्या जल्दी करवानी पड़ती है, मतलब जल्दी जल्दी ऑर्डर करना पड़ता है हमें, और जल्दी ही इसको मंगाना पड़ता है। वीकली आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में हफ्ते मंगा सकते हो, ठीक है ना? महंगा सामान है, ला के रखने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी जल्दी मंगा लो, इसको जरूरत हो तब मंगा लो। इसका क्या होता है, 1 in 3 month, 3 महीने में एक बार मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 6 महीने में एक बार उठा ला, बात खत्म। इसकी रिपोर्ट क्या होती है, वीकली बनाते हैं हम, यानी कि हर वीक इसका हम चेक करते रहते हैं, कितना इंजन वगैरह, कितना क्या लग गया, क्या है, ठीक है ना? इसकी मंथली रिपोर्ट होती है, इसकी क्वार्टरली होती है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ के हिसाब से। नेक्स्ट है मैक्सिमम फॉलोअप, यानी कि सबसे ज्यादा फॉलोअप इसके ऊपर रहता है। फॉलोअप का मतलब होता है कि हम कितना ज्यादा इसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं, कितना ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं इसको, तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस हम इसको देते हैं। इसको क्या पीरियोडिक फॉलोअप करते हैं, यानी क्या है, टाइम टू टाइम चेक करते हैं इसको आके हम। और इसको एक्सेप्शनल, इसको मन के ऊपर है, आप चेक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इसलिए इसको एक्सेप्शनल लिखा है। आप चाहो तो चेक मत करो। इस तरीके से आप 1 2 3 4 5, ये 5 याद कर लोगे ना, इस तरीके से लिखे आओगे, तो ही आपका काम हो जाएगा। और आप चाहो तो इनको भी पढ़ सकते हो, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना? ये वाली चीज़ है। तो इतना आई होप, मुझे आपको लगता है कि एबीसी एनालिसिस इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, जो है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। ये यहाँ पे लिख देते हैं, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इट इज द क्वांटिटी which shows minimum cost, कॉस्ट में लिख दो होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग। इट इज अ क्वांटिटी which shows the minimum cost, सॉरी आप एक बार में दोबारा से लिख देता हूँ उसको, ठीक है ना? गलती हो गई मुझसे। इट इज अ, आप लिख सकते हो इट इज अ क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर साइज which shows minimum cost of ordering and holding, ये वाली चीज़ है। अब आ जाओ आप, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ये क्वांटिटी होती है बेटा, जहाँ पे हमारा जो ऑर्डर साइज है वो ऐसा होता है जैसे उस पे हमारी जो कॉस्ट हो मिनिमम हो। और कॉस्ट कौन सी, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग। कहने का मतलब क्या, ये बताता हूँ। जैसे कि मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, सपोज करूँ मैं क्या फर्नीचर का बिजनेस चलाता हूँ, फर्नीचर का बिजनेस है मेरा। अब फर्नीचर का बिजनेस है तो मुझे क्या है, लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, लकड़ियों की, याद रखना, कुछ और मत सोचना, लकड़ियों की मुझे जरूरत पड़ती है, ठीक है? जब मुझे लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, फर्नीचर, अरे यार फर्नीचर तो मिट गया, फर्नीचर, देख लेना भाई फर्नीचर की स्पेलिंग क्या। तो फर्नीचर में सपोज करो मुझे 1000 टन लकड़ी चाहिए। अब जो 1000 टन लकड़ी है, अब मैंने देखा कि एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 400 टन करके मंगा, 400 टन करके, या 500 टन करके मंगा लेता हूँ एक बार में 500 टन करके मंगा लेता हूँ मैं। तो ये मेरी क्या हो गई, EOQ हो गई, यानी कि ये एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, या फिर ऑर्डर का साइज हो गया। जो ऑर्डर है वो भी तो उसका भी एक साइज होगा, यानी कितने सामान ऑर्डर कर रहा हूँ एक बार में, तो ये एक ऑर्डर का साइज हो गया, जहाँ पे मेरा क्या है, अगर मैं 1000 क्वांटिटी मंगाता तो मेरी कॉस्ट ज्यादा आती, बहुत कॉस्ट आती। पर अब मैं 500 टन सामान मंगा रहा हूँ 2 बार में, तो मेरी कॉस्ट आ रही है कम।
और ऐसा होता है कई बार, आप रियल में बिजनेस करोगे तब पता चलेगी। जब कभी भी हम इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं या फिर इन्वेंट्री मतलब डील करते हैं, यानी कि तो दो तरह की मेन कॉस्ट होती है, एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है ना, दो तरह की कॉस्ट होती है मेन, ठीक है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है मेरी, यानी कि मैं एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है। जैसे कि मैंने 500 टन सामान मंगाया, उसने बोला कि 500 टन मंगाओगे मालिक तो 1 लाख रुपए लगेंगे, और अगर 1000 टन मंगाओगे तो आप 3 लाख रुपए लगेंगे। तो आप क्या करोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट के हिसाब से कि 500 500 टन करके मंगा ले रहा हूँ तो एक और एक 2 लाख रुपए में काम हो जाएगा, वही काम 3 में हो रहा है वही 2 में हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 2 वाले में काम कराऊंगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया होल्डिंग कॉस्ट, जिसको हम कैरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेंटेन रखने की वो कॉस्ट होती है, यानी कि वेयर हाउसिंग हो गई, अगर मैं वेयर हाउसिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर किसी को लगा रहा हूँ उसको संभालने के लिए, तो वो सब क्या है, मेंटेन हो करना हो गया मेरा। तो मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट होती है उसको क्या बोलता हूँ मैं, होल्डिंग कॉस्ट बोलता हूँ, ठीक है ना। ये वाली चीज, तो ये आई होप दो कॉस्ट आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। इन दोनों कॉस्टों को मिला के ही हम ईओक्यू बनाते हैं, ठीक है। ईओक्यू फाइंड करना, अब ये ईओक्यू जो है, या तो आपको डेफिनेशन पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ईओक्यू, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, या बोल देगा होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ तो उसका लिख सकते हो, या बोल देगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ईओक्यू, तब ऐसे में आप डेफिनेशन लिखोगे, ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट लिखोगे और दोनों के एक एक एग्जांपल लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक सेकेंड, फिर या फिर क्या हो सकता है, जो आपको न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं जी, इसके हिसाब से चलोगे ना, नाटक है फालतू का। हाँ, मेन आपका ये है, ठीक है ना, ये मेन है आपका फॉर्मूला। तो एक सेकेंड, ये रहा, इसमें से ज़्यादा बेटर रहता है बताना, ठीक है। हालांकि ये और ये दोनों जो मैं अब फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ, हालांकि ये भी वही है, वो ये भी, ये फॉर्मूला भी वही है, जो मैं लिखा रहा हूँ वो भी वही है, एक ही बात है, पर मैं अपने तरीके से प्रेफर करता हूँ चीज़ों को लिखना, जो कि थोड़ा लॉजिकल भी लगे। तो ईओक्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, होता है रूट में 2a और ओ डिवाइड बाई एच, ये वाला फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ भी लिख सकता है कोई, जैसे इसने लिखा है आपका 2p/d/c, ठीक है ना, और वही वाली बात निकलेगी सारी की सारी, ठीक है ना, पर मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो। ईओक्यू निकालने के लिए 2AO/h करके फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दोनों एक ही है, बस अक्षर बदल दिए, बाकी सब सेम है। अब टू का मतलब तो टू ही होता है। अब जो ए है, ए का मतलब होता है बेटा एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड, ठीक है, यानी कि आप साल भर में कितना सामान मंगाने वाले हो, ठीक है ना। कई बार वो बोल देगा कि आप क्या करते हो, 3000 यूनिट पर मंथ मंगाते हो, तो ऐसे में 3000 पर मंथ मंगाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, 36,000 है। दूसरा आ गया ओ, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एच से आपको पता ही है क्या होगा, होल्डिंग कॉस्ट। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बस पहले आप इसको लिख लो एक बार, इसको आई होप आप लिख लोगे, और उसके बाद फिर हम करते हैं इसको, ठीक है ना। जब इसको लिख लेंगे, तो अभी इसका न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज और थोड़ा देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे जंप करते हैं इसका सीधे, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर फिर आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक होता है रीऑर्डर का मतलब, रीऑर्डर पॉइंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, और रीऑर्डर पॉइंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है
इट इज अ पॉइंट एट विच, मैं इसको ऊपर वाले को इरेज करता हूँ जिससे कि हम कंफ्यूजन में ना रहे आपको किसी तरीके से, ठीक है ना। यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं, री ऑर्डर पॉइंट, बेस्ट है उस्ताद। इट इज अ पॉइंट, एक पॉइंट होता है एट विच वी प्लेस आवर स्टॉक ऑर्डर फॉर replenishing replenishing of our stock। रीऑर्डर पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं रिप्लेनिशिंग ऑफ आवर स्टॉक, हम अपने स्टॉक को रिप्लेनिश करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मुझे पता है कि मैं क्या है 2000 यूनिट 2000 यूनिट पर डे प्रोडक्शन करता हूं, मैं यूनिट पर डे प्रोडक्शन करता हूं मैं, ठीक है ना, पर डे प्रोडक्शन करता हूँ। मेरे पास जो इन्वेंट्री है इस चीज को बनाने के लिए, सपोज करो मैं टॉय प्रोड्यूस करता हूँ 2000 यूनिट, खिलौने बनाता हूँ 2000 यूनिट पर डे, जो इन्वेंट्री है मेरी वो क्या है 20,000 यूनिट है। 2000 बनाने के लिए मेरे पास 20,000 की खिलौने की मतलब वो है। अब मुझे पता है कि मैंने ये क्या करा, रीऑर्डर पॉइंट फाइंड आउट करा। कैसे करा ये नहीं, पहले मैं ये बता रहा हूँ रीऑर्डर पॉइंट होता क्या है। मैंने सपोज करो रीऑर्डर पॉइंट फाइंड आउट करा 600 पे, सॉरी 6000 पे, 6000 पे रीऑर्डर पॉइंट फाउंड करा, ठीक है। तो अब जैसी मैं हर रोज 2000 2000 2000 2000 बना रहा हूँ, तो मेरी इन्वेंट्री भी कम हो रही होगी जो कि इस्तेमाल हो रहा है इसका, ठीक है। तो जैसे ही मेरी इन्वेंट्री क्या हुआ 6000 पॉइंट पे हिट करा, जैसी मेरी इन्वेंट्री जो है, जैसी मेरा माल जो पड़ा हुआ है बिजनेस में, उसमें क्या हुआ 6000 बचा हुआ है, तब मैं ऐसे में क्या करूंगा रीऑर्डर पॉइंट को हिट कर दूंगा। और रीऑर्डर पॉइंट हिट कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ऑर्डर प्लेस क्यों करूंगा, ताकि मैं रिप्लेनिश कर सकूं अपनी स्टॉक को, यानी कि जैसे 6000 हो जाएगा 6000 पे मैं क्या करूंगा दोबारा से क्या कर दूंगा ऑर्डर प्लेस कर दूंगा कि भैया माल खत्म होने वाला है, इसलिए आप पहले से ही माल मंगा के रख लो, ताकि मैं अपने खिलौने जो बना रहा हूँ उन्हें बनाता रहूंगा आराम से। तो 6000 पे ही क्या करूंगा हिट कर दूंगा। और फिर मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा अपनी 14,000 जो इन्वेंट्री है उसको मंगाऊंगा। अच्छा 14,000 में मंगा रहा हूँ तो ये क्या हो गया EOQ हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हुई मेरी। और 6000 मेरा क्या हो गया रीऑर्डर पॉइंट हो गया। अब रीऑर्डर पॉइंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये वाली चीज आई होप समझ में आ गई हो, नहीं तो उसको दोबारा रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। अब जो ऑर्डर पॉइंट है, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि रीऑर्डर पॉइंट की वजह से ही हम लोग रीऑर्डर पॉइंट फाइंड आउट इसलिए करते हैं, ताकि अगर मुझे एक पता है कि भाई इतने स्टॉक अगर हिट कर गया कि भाई इतना सामान बचा है मेरे पास, तो मैं ये करूंगा तुरंत सामान मंगा लूंगा, जिससे कि मेरा जो काम है वो चलता रहे, उसमें किसी तरीके की परेशानी ना हो। कहते हैं ना काम चलता रहना चाहिए, आप पहले से ही सामान मंगा के रखते हो, तो यही होता है रीऑर्डर पॉइंट। अब रीऑर्डर पॉइंट फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर पॉइंट, एक सेकेंड, रीऑर्डर पॉइंट हो या फिर रीऑर्डर लेवल भी बोल सकते हो, ये सब इसमें अजीब तरीके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। रीऑर्डर पॉइंट इक्वल टू डेली एवरेज यूनिट इनटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, बस इतनी सी बात है। कमाल की बात पता क्या है, आपको कुछ नहीं फाइंड आउट करना है, आपको सिर्फ रीऑर्डर पॉइंट फाइंड आउट करना है। आपको डेली एवरेज यूजेस यूं क्यों लिखा रख देगा, लीड टाइम ऐसी कैसी लिख देगा, और सेफ्टी स्टॉक भी ऐसी लिख देगा। आपको सिर्फ वैल्यू उठा के पुट करनी है, कुछ नहीं। जैसे कि वो बोल देगा, एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि डेली एवरेज टाइम है आपका 5 डेज, ठीक है ना, हाँ सॉरी लीड टाइम है आपका 5 डेज, ठीक है। और बोलेगा डेली एवरेज यूनिट है आपकी 500 और सेफ्टी यूनिट है 1500, तो निकाल दो फॉर्मूले में। तो क्या करोगे, डेली एवरेज यूनिट कितनी, 5 इंटू 500 कितने हो गए 2500, और प्लस तुम्हारा 1500, कितने हो गए तुम्हारे
4000। इतनी सी चीज आपको फाइंड आउट बस बतानी है और कुछ नहीं, और इसी बात के आपको 2 ढाई नंबर मिल जाएंगे। पर आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। रीऑर्डर पॉइंट में क्या है, तीन चीजें हैं। एक है डेली एवरेज यूजेस, डेली एवरेज यूजेज। एक है लीड टाइम, ठीक है, और एक है आपका सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक। इन तीनों चीजों का अपना अपना एक मतलब समझते हैं चलो, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए। सिर्फ फॉर्मूला रटना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, चीजों को पता भी होना चाहिए। डेली एवरेज यूजेस का मतलब क्या हो गया कि मैं पर डे, पर डे यूज ऑफ इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री यूज कर देता हूं पर डे में, बस। लीड टाइम क्या है, टाइम टेकन टू गेट स्टॉक, कितना समय लगेगा स्टॉक मिलने में। और सेफ्टी स्टॉक मीन्स फॉर इमरजेंसी डीलिंग, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री। ये तीन चीजें हैं। अभी आपको एकदम सब चीज क्लियर हो जाएगी एक झटके में। जब ये तीनों चीजों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटा अपने आप में, तब मैं क्या कर रहा हूँ, रीऑर्डर पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब रीऑर्डर पॉइंट फाइंड आउट कैसे कर रहा हूँ, ये चीज देखो। डेली एवरेज यूज का मतलब क्या हो गया, मैं एक दिन में कितनी स्टॉक खर्च कर सकता हूँ। लीड टाइम का मतलब क्या हो गया, कितना समय लगेगा मुझे स्टॉक लाने में। और एक्स्ट्रा इन्वेंट्री मेरी को बोलूंगा सेफ्टी स्टॉक। रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है कि भाई, जैसे मैंने आपको बताया था 6,000 यूनिट है। अब ये 6,000 यूनिट कैसे निकली होंगी, उसने बोला होगा कि भाई देखो, अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो मेरे को क्या होता है, 5 दिन लग जाते हैं आने में सामान। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं। और 5 दिन के हिसाब से मैं क्या, हर दिन क्या करता हूँ, मैं हर दिन क्या करता हूँ, 500 यूनिट खर्च कर देता हूँ। तो मैंने बोला कि एक काम, 5 दिन हमारे लग जाते हैं, 500 यूनिट हर दिन खर्च होती है, तो एक काम करो, 2,500 यूनिट वो करके चलो। सॉरी, 1,500 ले लेते हैं इसको, वरना 75, नहीं तब भी ज्यादा हो जाएगा। एक सेकेंड, एक अच्छे एग्जाम्पल के लिए। 1,000 यूनिट हर रोज खर्च हो जाती है मेरे में खिलौना बनाने में। 5 दिन का मेरा समय लगेगा इन्वेंट्री आने में, तो मैंने बोला कि इतना सामान रोक लो। तो मैंने क्या क्या हुआ, 5,000 यूनिट मैंने रोक ली। अब मुझे पता चला कि हो सकता है कभी गड़बड़ हो जाए, गाड़ी जरूरी तो है नहीं कि जो मैं स्टॉक ऑर्डर कर रहा हूँ टाइम पे ही आ जाए, गड़बड़ हो सकती है। तो एक काम करते हैं, एक इमरजेंसी स्टॉक और रख लेते हैं। तो बोला 1,000 स्टॉक और रख लो भाई। टोटल कितना हो गया बेटा मेरा, पहले एग्जाम्पल वाला 6,000। कि बुरे से बुरा भी क्या होगा, 6,000 में अपना रख के चल रहा हूँ। तो रीऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तब भी भाई साहब मैं 6,000 वो जो स्टॉक पड़ा हुआ इससे मैं अपना बिजनेस चलाता रहूंगा। ये मेरा रीऑर्डर पॉइंट का एक तरीके से काम हो गया। क्लियर है, आई होप बहुत मैंने एफर्ट लगा के समझाया है, और ये काफी ज्यादा एडवांस लेवल की बात भी बता दी है आपको। अब ये क्लियर होगा, ठीक है, आई होप। तो अभी इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल पे जंप आउट करते हैं और फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हम्म, इस बार न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ये है, और कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल से बहुत इजी होते हैं। उसने बोला एनुअल क्वांटिटी, इसमें क्या बोला है, आपको ईओ क्यू फाइंड करना है, ईओ क्यू फाइंड करना है, ईओ क्यू फाइंड करना है। तो एनुअल क्वांटिटी ऑफ जीन्स सोल्ड बाई शॉप इज 12,000, 1,200 सॉरी। तो एनुअल डिमांड कितनी हो गई, एनुअल 1,200, ठीक है ना। एनुअल क्वांटिटी ऑफ जीन्स सोल्ड बाई ए शॉप इज 1,200 एट द रेट ऑफ 100 पर मंथ। कोई दिक्कत नहीं है, रेट का मुझे कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना रेट का मतलब क्या है, 100 रुपए की एक जीन्स है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई मेरी, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स, ऑर्डर प्लेस करने की जो कितना है, 500 रुपये है, कोई बात नहीं। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गई, एच क्या बोली है उसने, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज 30 रुपये पर एनम, ठीक है। व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर्मूला वही लग जाएगा हमारा। एक सेकेंड, आप फॉर्मूला लगाओगे, 2 इंटू ए, क्या है मेरा एनुअल डिमांड 1,200, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है मेरी बताओ,
500 डिवाइड में होल्डिंग कॉस्ट मेरी क्या है 300, इस तरीके से, ठीक है ना। ओ एक सेकंड, हेयर एनुअल क्वांटिटी ऑफ जीन्स सोल्ड बाय शॉप इज 1200 एट द रेट ऑफ, ओके 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 ओके, सॉरी, ये एक चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया है कि जो सारी चीज़ें मैं प्राइस में ले रहा हूँ, प्राइस में ही होगा यहाँ भी, ठीक है ना। तो जो 1200 जीन्स है, एक जीन्स मेरी 1200 की पड़ रही है, तो मेरी जो रेट है वो क्या है 100 रुपीज़ की एक जीन्स है, तो मेरी कितनी होगी बेटा ये 12 लाख, ठीक है ना। तो ऊपर क्या आएगा, ये 12 लाख आएगा, तो 12 लाख डिवाइड बाई 500, और ये और सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा बेटा मेरा 200 जीन्स। अगर मैं रूट सॉल्व करना नहीं जानता हूँ तब भी मैं फॉर्मूले में रख के थोड़ा बहुत सॉल्व करके छोड़ के आ सकता हूँ, आधे नंबर कट जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। ये है, पर इतना टफ आएगा नहीं, दे दिया इन लोगों ने। कौन 12th क्लास में कैलकुलेशन को फ्रेंडली रखते हैं वो लोग, ट्राई करते हैं कि फ्रेंडली रहे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अ शॉप सेल्स अ पेन 30,000 क्वांटिटी पर ईयर, 30,000 सेल्स हम लोग क्वांटिटी सेल करते हैं पर ईयर। डिमांड इज अ यूनिफॉर्म, डिमांड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी रहती है वो, कोई बात नहीं। परचेज कॉस्ट कितनी 6 रुपये, कोई बात नहीं। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 20% ऑफ परचेज कॉस्ट, याद रखना 20% है परचेज कॉस्ट की। तो एनुअल डिमांड मेरी कितनी है 30,000 क्वांटिटी इंटू 6, 3 6 जा 18, यानी कि 1,80,000, तो ये आ गया, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मेरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोली है उसने, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, पहले हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 500 रुपये, जो ये लिख रहा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 500 रुपये, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट क्या बोली है उसने, परचेज होल्डिंग कॉस्ट जो है होल्डिंग कॉस्ट जो है पर एनम है 20% ऑफ परचेज कॉस्ट, यानी कि परचेज कॉस्ट की यानी 6 रुपये जो है उसका कितना है 20%, यानी कितना हो गया 1.2 रुपीज़। अब मैं अगर करूं तो क्या होगा 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई एच, सेम चीज 2 इंटू एनुअल डिमांड मेरी कितनी है 180, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कितनी है 500, और होल्डिंग कॉस्ट कितनी है मेरी 1.2, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो 5,000 पेन्स आपको आ जाएगा। अच्छा एक लास्ट चीज और मैं बता दूं इसको खत्म करने से पहले, कि अगर कभी भी, जैसे एग्जांपल में उसने दिया तो है, अगर कभी भी आपको होल्डिंग कॉस्ट नहीं बताई हो, ध्यान रखना, होल्डिंग कॉस्ट नहीं बताई हो, या फिर होल्डिंग कॉस्ट क्या बोल दे कि होल्डिंग कॉस्ट क्या है 6% है, और कुछ ना बोले 6% है, तो होल्डिंग कॉस्ट जो 6% होता है किसका होगा हमेशा, वो रेट का होगा, जो परचेज रेट होता है ना, रेट, जैसे कि एक यूनिट सपोज करो 10 रुपए की है, और होल्डिंग कॉस्ट 6% लिख दी उसने, तो ध्यान रखना इस पे परचेज कॉस्ट पे निकलेगी वो, बस हमेशा, इतनी छोटी सी बात है, बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में चीजें रखनी है, कुछ भी टिपिकल चीजें नहीं आएंगी। इसी के साथ आपका बेटा चौथा वाला जो पॉइंट है न्यूमेरिकल्स का, वो भी मैंने कवर कर दिया है, और आप लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल करिए। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपका किसी तरीके से रूट सॉल्व करना नहीं आता है तो आप ट्राई करिए कि जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व कर दो, बाद में उसको छोड़ दो, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। बट क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करने के लिए सारी चीज़ें आपको मेंशन करना जरूरी है, जैसे कि एनुअल डिमांड कितनी है वो दिखाना है उसको करके, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है वो भी मेंशन कर देना, कैरिंग कॉस्ट कितनी है वो भी मेंशन करना, फॉर्मूला भी मेंशन करना, ए ओ और क्या कहते हैं एच, फिर लिखना कि ए जस्ट इक्वल टू एनुअल डिमांड, ओ जस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, एच जस्ट इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट, देन रूट में चीजें रखना और उसको जितना हो सके बड़ा करने का ट्राई करना, ठीक है ना, ये वाली चीज है। और तो मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। अब इसके बाद सिर्फ एक बड़ा एक टॉपिक और रह जाएगा जिसको हम रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इक्विटी करके बोलते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक।